बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया था। पीरियोडिक टेबल में हमने पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ रहे थे। हमने एटॉमिक साइज़ का जो पीरियोडिक ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में वो डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और उसके अलावा हमने आयनिक साइज़ जो होता है यानी रेडियस, ये बताया था हमने कि हम एटॉमिक रेडियस पढ़ते होते हैं साइज़ चेक करने के लिए एटम का, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने आयनिक रेडियस भी पढ़ लिया था। तो ये जो ट्रेंड है आज मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये एक ना ग्राफ बना हुआ है आयनिक रेडियस का, ठीक हो गया जी। अब उसमें ये जो ऊपर वाला है ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या है एटम्स हैं, ठीक हो गया। और ये इनके क्या बने हैं, आयन्स बने हुए हैं, ठीक है जी। अब ये किस तरह के आयन बने हुए हैं, ये केटायन बने हुए हैं, यानी लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकला है, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, रुबिडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सीजियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब केटायनिक रेडियस होता है ना वो स्मॉलर होता है एटॉमिक रेडियस से, ठीक है। तो इस ग्राफ में यही चीज़ है, ये ग्राफ है, इसमें एक्सेस पे एटॉमिक नंबर है और वाई एक्सेस पे क्या है उसका आयनिक रेडियाई पीएम मतलब पिकोमीटर में बताया गया, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि ये जो एटम है इनका एटॉमिक रेडियस ऊपर है और जो आयन है इनका एटॉमिक रेडियस नीचे है, ठीक हो गया। और इसकी रीजंस आपको असाइनमेंट दी गई थी, आपने सबमिट करवानी है, ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा था जो एनायनिक रेडियस होता है वो क्या होता है, मोर होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम के, यानी जो पेरेंट एटम होता है उससे एनाइन का जो रेडियस होता है एटॉमिक रेडियस वो ज़्यादा होता है। अब इस ग्राफ की तरफ आते हैं। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये पेरेंट एटम है। अब हमने इनका एनाइन बनाया यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन बने हैं, ठीक है। अब हम देखें तो इनका जो एटॉमिक रेडियस है ये 50 to 100 के दरमियान है, जबकि जब ये एनाइन बन जाते हैं तो इनका एटॉमिक रेडियस 150 to 200 के दरमियान चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनाइनिक रेडियस होता है वो मोर होता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम का जो रेडियस होता है, जबकि जो केटायनिक रेडियस होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटॉमिक रेडियस, ठीक है जी। ये आपने ग्राफ अच्छी तरह से देख लेने हैं, रजिस्टर पे ड्रा कर लेने हैं, ठीक है। ये ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the outermost shell of an element in the gaseous form, ठीक हो गया। गैशियस जो स्टेट होती है ना उस स्टेट में किसी भी एटम के आखिरी शेल में से, आउटर मोस्ट शेल में से कोई जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या डेफिनेशन है इसकी, The ionization energy of an element is the minimum quantity of energy which is required to remove an electron from the outermost shell of its isolated gaseous atom in the ground state। यानी जो एलिमेंट होना चाहिए या एटम होना चाहिए वो गैशियस स्टेट में होना चाहिए, यानी गैशियस स्टेट में जब किसी एटम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम अगर इसकी एग्जांपल देखें तो सोडियम गैसियस फॉर्म में है, ठीक हो गया। सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सोडियम का अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, यानी इसके 1s2 पहला शेल हो गया, ठीक है। अगला शेल 2s2 2p6 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 8 दूसरे में, पहले में 2 और आखिरी में क्या है 3s1। आखिरी में क्या होता है इसमें 3s1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है एस ऑर्बिटल में, ठीक हो गया। तो वो जो हम एस में एक इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अब जो इसका आउटर मोस्ट शेल होगा या ऑर्बिटल होगा वो दूसरा होगा, क्योंकि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8 हैं, तो वो स्टेबल है। तो जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है वो होती है 496 किलो जूल पर मोल, कितनी होती है, और ये क्या कहलाती है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ एलिमेंट या एटम्स ऐसे होते हैं जिनके आखिरी शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकालें
तो पहले हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, फिर दूसरे को निकालेंगे तो वो उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, अगर हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वो क्या होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब इस चीज़ में अगर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम है जी, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम में अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Mg पॉजिटिव बनता है, साथ एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 738 किलो जूल पर मोल। कितनी है, 738 किलो जूल पर मोल। अच्छा जी, अब क्या है, अब सेकंड निकालना है। जब सेकंड निकालेंगे इलेक्ट्रॉन तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 1451 किलो जूल पर मोल, यानी ये क्या होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी डबल हो गई है फर्स्ट से, यानी ये ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से क्यों ज़्यादा है? तो इसका आंसर ये है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है ना, वो हम एक न्यूट्रल एलिमेंट होता है या एटम होता है उसमें से निकालते हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो हम एक पॉजिटिव चार्ज यानी के टाइन बन जाता है उसमें से निकालते हैं, ठीक है। जो के टाइन होता है उसका एटॉमिक साइज कम होता है, जबकि जो न्यूट्रल एलिमेंट है उसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है। जब साइज बड़ा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, लेकिन जब हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं वो के टाइन बन जाता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका साइज कम है। न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो गिरफ्त है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। जब उसकी पकड़ उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो उसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, उसकी मोर होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम अगर इसकी वेरिएशन देखते हैं तो विद इन ग्रुप अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो वेरिएशन के लिए हम पहले एटॉमिक साइज को देखते हैं, वो हमने पहले पढ़ लिया। ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जैसे सबसे पहले ग्रुप को देखते हैं तो हाइड्रोजन उसका एक एलिमेंट है, दूसरा उसका एलिमेंट है लिथियम, तीसरा पहले ग्रुप का एलिमेंट सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर एंड में फ्रांशियम, ठीक है जी। अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज सबसे कम है और फ्रांशियम का सबसे ज़्यादा है पहले ग्रुप में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन के बाद, चलो हम इधर जो ग्राफ दिखाया गया ये लिथियम से स्टार्ट है, तो हम सपोज करते हैं जो लिथियम है ना उसका एटॉमिक साइज सबसे कम है। जब उसका एटॉमिक साइज सबसे कम है तो उसकी जो न्यूक्लियस है उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पकड़ होगी, गिरफ्त होगी, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जब वो स्ट्रॉन्ग होगी तो उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यही वजह है कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम और एंड में क्या आता है, सीजियम आता है। ये क्या है, वेरिएशन विद इन द ग्रुप हो गई, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड। अब पीरियड में वेरिएशन क्या होती है? अच्छा जी, अब पीरियड में वेरिएशन समझने के लिए हम देखते हैं कि पीरियड में एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होता है। तो पीरियड में हम फॉर एग्जांपल पीरियड देखते हैं ना, पीरियड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। पीरियड में अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो जो लेफ्ट साइड पे होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के एटम्स, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो जो मोस्ट लेफ्ट साइड पे, ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे है उसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है। जैसे जैसे हम राइट साइड पे मूव करते जाते हैं तो उसका एटॉमिक साइज कम होता जाता है। वो एटॉमिक साइज क्यों कम होता जाता है, उसकी रीज़न ये है कि जब हम राइट साइड पे जाते हैं तो जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाता है, लेकिन जो शेल है वो शेल सेम रहते हैं, शेल नंबर सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है। जैसे न्यूक्लियर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, पकड़ बढ़ जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी जब न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ बढ़ जाएगी, ठीक है, अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उससे क्या होगा, उसका एटॉमिक साइज कम होता जाएगा। ये मैंने आपको इन डिटेल डिस्कस कर लिया था इससे पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है। अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ये होता है कि जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज कम होता है। जो साइज कम होता है इसका मतलब न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ ज़्यादा है। तो जब पकड़ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, मोर ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब हम पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती है,
क्या होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, अब हम इस ट्रेंड को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, पहले पीरियड में देखते हैं, पहले पीरियड में दो एलिमेंट होते हैं ये एटम, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन क्या है, लेफ्ट साइड पे है, ठीक हो गया, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, यानी इसका साइज बड़ा है। उसके बाद क्या है, हीलियम। हीलियम क्या है, राइट साइड पे है, ठीक है, तो इसका क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या है, इसका साइज कम है। जब साइज कम है तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब हम आ जाते हैं दूसरे पीरियड में। दूसरे पीरियड में लिथियम लेफ्ट साइड पे है, तो इसकी एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है दूसरे पीरियड में, तो इसका मतलब है इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद आएगा बेरिलियम। बेरिलियम की का साइज इससे थोड़ा छोटा है लिथियम से, तो इसलिए उसकी एटॉमिक एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कुछ उससे ज़्यादा है। लेकिन इधर एक एक्सेप्शनल केस आता है कि होना तो ये चाहिए था कि बोरान का जो साइज है ना, बोरान का साइज वो बेरिलियम से छोटा है, तो होना ये चाहिए था कि बोरान की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से। लेकिन होता यह है कि बोरान की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर ये है कि ये जो बोरान होता है ना, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरह से होती है 1s2 2s2 2p1, जबकि जो बेरिलियम होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरह से होती है 1s2 2s2। अब इसका मतलब है कि बेरिलियम है ना, उसका आखिरी शेल कंप्लीट है, बेरिलियम का आखिरी शेल कंप्लीट है, और जो बोरान है उसका आखिरी शेल कौन सा है, पी है, पी ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिटल या शेल कह लें, ठीक है, और पी में कितने, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसलिए बेरिलियम में क्या है 1s2 2s2 यानी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और बोरान में क्या है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में है, किस में है, वो p ऑर्बिटल में, और p ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। जब p ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब हम थोड़ी सी एनर्जी और देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसलिए जो बोरान है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ये एक एक्सेप्शन है। उसके बाद फिर कार्बन की ज़्यादा है क्योंकि उसका साइज़ कम है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, उसका साइज़ कम है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है नाइट्रोजन से, लेकिन उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। इधर भी क्या है, एक्सेप्शनल केस है। उसकी रीज़न ये है कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरह से होती है 1s2 2s2 2p4, यानी उसके आखिरी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है p, जबकि नाइट्रोजन में क्या है 1s2 2s2 2p3, यानी आखिरी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखने की चीज़ ये है कि ऑक्सीजन का साइज तो छोटा है नाइट्रोजन से, लेकिन उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, हालांकि होनी ज़्यादा चाहिए। तो उसकी रीज़न ये है कि ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं, p में px py pz। तो इसमें जो px में होते हैं ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जब वो पेयर्ड होते हैं तो उनमें आपस में रिपल्शन होती है, और उस रिपल्शन की वजह से थोड़ी सी एनर्जी हम देंगे तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से निकल जाएगा, तो इसलिए कम एनर्जी चाहिए। जबकि नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल में सारे अनपेयर्ड हैं, कहीं भी रिपल्शन नहीं है, तो इस वजह से नाइट्रोजन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ऑक्सीजन के लिए कम एनर्जी। नाइट्रोजन की एक वजह यह भी है कि इसका जो आखिरी p ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड भी क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये जो मतलब नाइट्रोजन है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। उसके बाद फ्लोरीन आता है और फिर नियॉन आता है। उसके बाद अगला पीरियड आ जाता है। अगला पीरियड कौन सा है जी, सोडियम से थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है। सोडियम का साइज बड़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है। मैग्नीशियम का उससे साइज छोटा है लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। अब फिर इधर मसला बन गया, एक्सेप्शनल केस है कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का साइज तो छोटा है लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है? तो इसकी रीज़न ये है कि अगर हम एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो एल्यूमिनियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में आता है, जबकि जो मैग्नीशियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में आता है, और s कंप्लीटली फील्ड है मैग्नीशियम का। तो एल्यूमिनियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन p में आया और p ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। जब उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। उसके बाद फिर सिलिकॉन आ गया, फिर फास्फोरस आ गया, फिर सल्फर की कम है, हालांकि सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसका साइज जो छोटा है, लेकिन इधर भी एक्सेप्शनल है केसेस। एक्सेप्शन केस इसका क्या है, इसका
सल्फर और फास्फोरस का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला हिसाब है। सल्फर का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 3p4 आखिरी ऑर्बिटल की, और फास्फोरस की है 3p3। 3p4 में क्या होता है, एक सब ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। जब पेयर्ड हैं तो उनमें रिपल्शन होगी तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। यही वजह है कि सल्फर की एनर्जी कम होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, और फास्फोरस की ज़्यादा होती है। उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद आर्गॉन। ये तो क्या था, हमने ट्रेंड पढ़ लिया पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक हो गया जी, आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है और डिस्कस कर लेना है। अब हम आगे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगला जो हमारा ट्रेंड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when the electron is added to a gaseous atom to form a negative ion। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, पॉजिटिव आयन बनता था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या है, नेगेटिव आयन बनता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली है क्या, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं गैसियस एटम में या यूनी नेगेटिव आयन में। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फ्लोराइड आयन बना और -337 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब्स द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। कि एनर्जी जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो उस वक्त रिलीज होती है, और एब्जॉर्ब कब होती है, व्हेन यूनी नेगेटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब द सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो उस वक्त एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब रिलीज होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं आगे। When a second electron is added to a uni-negative ion, the incoming electron is repelled by the already present negative charge and energy is absorbed in the process। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है, जब क्या होता है कि सेकंड, जैसे ऑक्सीजन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, O नेगेटिव बन गया और -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, अच्छा जब हम क्या करेंगे, O नेगेटिव के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसके ऊपर पहले भी नेगेटिव चार्ज है और एक और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो इनमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और वो पॉजिटिव फॉर्म में होगी। वो कितनी है, 768 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी। द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पॉजिटिव फिगर्स। तो इस तरह की जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम पॉजिटिव फिगर में ज़ाहिर करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम पे, न्यूक्लियर चार्ज पे और आउटर मोस्ट शेल की वैकेंसीज के बारे में ये बताती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर हम ट्रेंड देखें तो जनरली इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर विद इन पीरियड, कि जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंड डिक्रीज फ्रॉम लाइटर टू हैवियर एलिमेंट इन अ गिवन ग्रुप। और ग्रुप में क्या होता है, ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं लाइटर टू हैवियर एलिमेंट आते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये क्या करती है, डिक्रीज होती है। ठीक है जी, ये तो हमने आज दो चीज़ें पढ़ ली, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। उसके अलावा हम एक और चीज़ ज़रा पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ठीक है, ये आपने थोड़ी सी देख लेनी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज चार्ज विद द साइन विच इट वुड कैरी इन द कंपाउंड। यानी कोई भी एटम कंपाउंड में होता है तो वो जो चार्ज कैरी करता है उस चार्ज को क्या कहते हैं, हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, ये क्या आयनिक कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम की +1 है और क्लोरीन की क्या है, -1 है। ठीक हो गया जी। जबकि जब हम कोवलेंट कंपाउंड को देखते हैं तो इन कोवलेंट कंपाउंड इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उसकी बेस पे होती है। फॉर एग्जांपल SnCl4 कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट टिन की +4 है और क्लोरीन की क्या है, -1 है। ठीक हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज 0 इन इट्स फ्री स्टेट। जब वो फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। ये कुछ ट्रेंड्स हैं, ये आप लोगों ने देख लेने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो हम लेक्चर में पढ़ेंगे, आपकी असाइनमेंट है, आपने
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट का ये जो ट्रेंड है, ऑक्सीडेशन एनर्जी में आपको बता दिए, ठीक है। आपने इसका जो ट्रेंड है, पीरियोडिक ट्रेंड और ग्रुप में जो ट्रेंड है वो आपने बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर अपना अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।